नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और दिल्ली से हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। देश प्रदेश में शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबर के साथ, किस तरह से सपा आने वाले चुनाव के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। पूरी खबर के लिए सीधे चलते हमारे सहयोगी रविश के पास। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज साइकिल रैली करके अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गंगा में लाश बहाने से लेकर बिना इलाज लोगों को मारने तक में उत्तर प्रदेश सरकार नंबर 1 है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार लोग इतने नाराज हैं कि चुनाव में 400 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। लखनऊ के लोहिया पथ पर छोटे लोहिया कहलाने वाले जनेश्वर मिश्रा की याद में यह अखिलेश यादव का साइकिल मार्च है। हजारों लोग पूरे लोहिया पथ पे भरे हुए नजर आ रहे हैं। एक तरह से अखिलेश यादव के इस साइकिल मार्च को चुनाव का लॉन्च भी कहा जा सकता है। समाजवादी पार्टी का इतना बड़ा मार्च बहुत दिन बाद निकला है। इसके पहले नवंबर 2016 में अखिलेश यादव ने इसी शहीद पथ पे इलेक्शन कैंपेन लॉन्च करने को रथ चलाया था। तब इतनी भीड़ उमड़ी थी। आज फिर वैसी ही भीड़ नजर आई। सड़क पर सिर्फ लाल टोपियां और लाल झंडे नजर आते हैं। मार्च पर जाने से पहले अखिलेश यादव ने पार्टी की बड़ी जीत का दावा किया। आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। अभी तक तो हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, हो सकता है 400 सीटें जीत जाए। और आज तो स्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी कम पड़ेंगे, प्रत्याशी टिकट नहीं मांगेंगे। अखिलेश यादव ने व्यंग किया कि एक सरकारी होर्डिंग में सरकार को नंबर 1 बताया गया है, लेकिन वो कई और मामलों में भी नंबर 1 है। गंगा में लाश बहाने के में नंबर 1, गंगा के किनारे दफन किए गए लाशों के ऊपर से कफन उतारने में नंबर 1, उत्तर प्रदेश लाशों के रेत में दफन करने में नंबर 1, उत्तर प्रदेश चिताओं के जलने में नंबर 1, उत्तर प्रदेश कोरोना बीमारी के दौरान दवाइयों की कालाबाजारी करने में नंबर 1। समाजवादी पार्टी के लोगों ने आज पूरे यूपी में साइकिल मार्च निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। गोरखपुर, हरदोई, बाराबंकी, सिद्धार्थनगर समेत तमाम जिलों में पार्टी के बड़े नेताओं ने साइकिल मार्च की अगुवाई की। कन्नौज में डिंपल यादव खुद इसमें शामिल हुई और उन्होंने सरकार पे तीखे हमले किए। आज बेटियों के साथ, बहनों के साथ बलात्कार जैसी संगीन घटनाएं घट रही हैं और प्रताड़ित किसे किया जाता है, उन्हीं के परिवार वालों को। आज महिलाओं की स्थिति क्या है, आप बताइए क्या है। आज हमारी बच्चियां स्कूल पढ़ने जा रही है कि नहीं जा रही है, नहीं जा पा रही है। तो ऐसी सरकार को हटाने का समय आ गया है। जिसका जलवा कायम है, उसका नाम कायम है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का ये जो जुलूस है, एक तरह से इसको चुनाव की शुरुआत भी कहा जा सकता है, उसकी लॉन्चिंग भी कहा जा सकता है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। तो उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है और इसको लेकर तमाम पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। एक तरफ सपा जहां सड़कों पर है, तो वहीं राम मंदिर के भूमि पूजन के 1 साल पूरा होने पर योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे। जाहिर सी बात है कि राम मंदिर के निर्माण का जो मुद्दा है, पार्टी प्रमुखता से उठाने वाली आने वाले चुनाव में। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से बात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस दौरान उन्होंने जमकर तारीफ की और कहा कि आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों में डर का माहौल है। हम सब है, 3 बच्चे हैं। डबल इंजन की सरकार ने यूपी के सामर्थ्य को एक संकुचित नजरिए से देखने का तरीका बदल डाला है। यूपी भारत के ग्रोथ इंजन का पावर हाउस बन सकता है, ये आत्मविश्वास बीते सालों में पैदा हुआ है। यूपी के इतिहास में पहली बार सामान्य युवाओं के सपनों की बात हो रही है। यूपी के इतिहास में पहली बार
अपराधियों में भय का माहौल पैदा हुआ है। यूपी के इतिहास में पहली बार गरीबों को सताने वालों, कमजोर वर्गों को डराने धमकाने और अवैध कब्जा करने वालों के मन में डर पैदा हुआ है। जिस व्यवस्था को भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की लत लग गई थी, उसमें सार्थक बदलाव की शुरुआत हुई है। यूथ कांग्रेस ने आज संसद के नजदीक महंगाई और बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन किया। हालांकि उनका इरादा संसद का घेराव करने का था, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड और पानी की बौछार करके उनको रोक दिया। इस मौके पर राहुल गांधी भी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए उनके बीच पहुंचे। संसद से बहुत नजदीक दिल्ली पुलिस द्वारा घसीट कर ले जाए जा रहे ये युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो महंगाई, पेगासस और बेरोजगारी के मुद्दे पर संसद घेरने निकले थे। दिल्ली पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए बैरिकेड लगाकर हल्का बल प्रयोग भी किया और पानी की बौछारें भी की। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता रायसीना रोड, जहां पे उनका मुख्यालय है, वहां से चलकर संसद घेराव करने के लिए कुछ कदम आगे बढ़े और उसके बाद पुलिस ने बैरिकेड जो पहले से लगा रखा था वहां उनको रोक दिया और वाटर कैनन इसके बाद जो है ये चलाया गया है। पुलिस ने पहले ही बता दिया था कि इसके आगे आपको नहीं जाना है। कुछ कार्यकर्ता और कुछ नेता वो जो हैं बैरिकेड फांद कर आए, पुलिस उनको अपने साथ ले गई एहतियातन। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे यूथ कांग्रेस के प्रमुख श्रीनिवास को पुलिस ने हिरासत में लिया। साथ ही साथ बैरिकेड कूदकर संसद की तरफ जाने का प्रयास करते कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह को भी पुलिस पकड़कर ले गई। इससे पहले कार्यक्रम में राहुल गांधी भी पहुंचे और बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री सब चीज के बारे में बोलेंगे, मगर रोजगार के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पेगासस को आपके फोन के अंदर डाला है। सिर्फ मेरे फोन के अंदर नहीं, सिर्फ मेरे फोन के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के हर युवा के फोन के अंदर नरेंद्र मोदी ने पेगासस का आइडिया डाला है। पेगासस आवाज दबाने का तरीका है। हिरासत में लिए सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को शाम होते होते छोड़ दिया गया। कांग्रेस की तरफ से ये परसेप्शन चेंज करने की कोशिश है कि महंगाई का मुद्दा हो चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, कांग्रेस सड़कों पर नजर नहीं आती है। राहुल गांधी खुद पहुंचे, प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे, यूथ कांग्रेस का मनोबल बढ़ाया और उसके बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी सही और उसके बाद पानी की बौछारें भी झेली। फिलहाल कांग्रेस की कोशिश यही है कि महंगाई और रोजगार के मुद्दों पर सड़कों पर उतरा जाए, आम जनता तक पहुंचा जाए, ताकि वाकई जो मुद्दा है, चाहे वो डीजल पेट्रोल के 100 के ऊपर के दाम हो, चाहे वो बेरोजगारी का हो, वो मुद्दा लोगों के बीच पहुंच नहीं पा रहा है, एक बड़ा मुद्दा नहीं बन रहा है जिसको लेकर के सरकार को घेरा जा सके। सहयोगी शशिकांत झा के साथ नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जाति जनगणना के मुद्दे पर उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय मांगा है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने खत तो लिखा है, लेकिन समय मिलेगा या नहीं ये उन्हें पता नहीं। कास्ट सेंसस को लेकर पीएम से जो डेलीगेशन मिलने की बात थी, क्या उसमें कोई बात हुई है या आप लोग मिलने? नहीं, हमने पत्र भेज दिया है, समय मिलेगा उसके बाद ही। आपके एमपी अमित शाह से मिले, पीएम से नहीं मिल पाए, जबकि संतोष मांझी से हमारे कल पार्टी के एमपी लोगों ने लिख करके दिया, वहीं से आया, तो अमित शाह जी से भी लोगों ने बातचीत किया है और अपनी बात रखी। और बस्तर में नक्सलियों के धमाके की चपेट में आए आम लोग, पूरी खबर आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए देश प्रदेश।
ब्रेक के बाद देश प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं बस्तर में नक्सली हमले की। छत्तीसगढ़ में बस्तर एक बार फिर से सुलग रहा है। नक्सलियों की आईईडी ब्लास्ट में आम नागरिक 12 इसकी चपेट में आए, जिनमें से एक की मौत हुई है। वहीं चिंता गुफा इलाके में ग्रामीणों ने पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाया और धरना दिया। बस्तर में मालेवाही और बोदली कैंप के बीच सड़क पर आईडी ब्लास्ट की चपेट में ये बोलेरो आ गई। 12 लोग घायल हुए, जिसमें बालाघाट के धन सिंह की मौत हो गई। ये सारे लोग अपने काम से तेलंगाना जा रहे थे। नक्सलियों द्वारा लगातार ग्रामीणों के ऊपर इस तरह से हमले किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ट्रेन को भी नक्सलियों द्वारा ऐसे ही गिराया गया था और अभी सिविल बोलेरो के ऊपर हमला किया गया, क्योंकि शहीद सप्ताह के दौरान नक्सली सिक्योरिटी फोर्सेस पे किसी तरह का हमला नहीं कर पाए, तो ग्रामीणों और सिविलियंस में दहशत फैलाने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। 7:30 बजे घटना की जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, तत्काल दंतेवाड़ा पुलिस वहां पहुंची और एम्बुलेंस और प्राइवेट और अपनी पर्सनल गाड़ियों का इस्तेमाल करके सभी जो इंजर्ड थे उनको समय पे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, उनका इलाज शुरू कराया गया। उस इलाके में गश्ती को बढ़ाया गया है। वहीं चिंता गुफा इलाके में दर्जनों गांव से आए ग्रामीण 3 दिन तक धरने पर डटे रहे। आरोप लगाया कि 25 जुलाई को कुंजाम भीमा की मौत फर्जी मुठभेड़ में हुई है, इसकी निष्पक्ष जांच हो। नक्सली नहीं था सर, आम आदमी था। वो कम से कम ऐसे खेती कृषि करने वाला आदमी को पकड़ लाकर हम पर मारे। रात को उठाकर फोर्स वाले उठा के चिंता गुफा के जंगल में मार दिए सर। 2 गोली से मार दिए, पत्थर से मार दिए सर। आज एक गांव में हुआ, कल किसी और गांव के साथ हो सकता है, ऐसा गांव वालों को कहना है सर। और कुंजा भीमा को जितने भी कोई भी हाथ लगाए हैं उनको नौकरी से निकालने का गांव वाले का कहना है सर। पुलिस का कहना था कि ग्रामीणों को नक्सलियों ने जबरन दबाव डालकर विरोध के लिए भेजा है। समझाने के बाद वो वापस लौट गए। कुंजाम भीमा 5 नक्सली घटनाओं में शामिल था। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन मॉनसून चला रही है, जिसमें पिछले कुछ दिनों में ही 11 बड़े इनामी नक्सलियों को मार गिराया गया है। लेकिन इसी दौरान पुलिस पर भी प्रताड़ित करने के आरोप लगते रहे हैं। बस्तर में अपने सहयोगी रौनक विकास के साथ भोपाल से अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। बिहार में नीतीश कुमार सरकार 16 अगस्त से दोबारा स्कूल खोलने जा रही है। इसमें प्राथमिक कक्षाएं भी शामिल होंगी। दरअसल इसके पीछे केंद्र सरकार का एक आंकड़ा है, जिसमें ये कहा गया है कि देश भर में 2 करोड़ 90 लाख बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा नहीं है और इसमें से आधे बच्चे बिहार से हैं। यहाँ 50% बच्चों के साथ 9वीं और 10वीं की पढ़ाई चल रही है। ज्यादातर बच्चों का कहना है ऑनलाइन क्लास में ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। ऑनलाइन में उतना नहीं समझ में आता था, क्योंकि ये वीडियो फंसता रहता था। कभी कभी लाइन कट जाता था तो और वीडियो फंसने लगता था। जिस दिन पापा नहीं रहते थे उस दिन नहीं करते थे कि नेटवर्क एरर हो जाता था। कभी कभी मैम कुछ बोल रही है तो है ना, आवाज़ हम लोग के पास नहीं पहुंच पाता था, फिर बीच बीच में वीडियो रुक जाता था। ज्यादातर छात्रों की शिकायत है उनके पास अपना फोन नहीं है। पढ़ाई के लिए दूसरों के फोन से काम चलाना पड़ता है, जिसका असर पढ़ाई पर भी पड़ता है। ऑनलाइन पढ़ने नेट का प्रॉब्लम होता था, फ़ोन उतना नहीं रहता था। पास में भैया का फ़ोन था, उसी से पढ़ते थे, क्लास करते थे जिस टाइम क्लास होता था। और समझ में भी उतना नहीं आता था ऑनलाइन क्लास में। शिक्षक भी मानते हैं कि राजधानी पटना में तो जुगाड़ कर बच्चे शामिल हो भी जाते थे। ग्रामीण इलाकों में ना फोन ना नेट होने के कारण अधिकांश बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई। बिहार सरकार के अनुसार करीब 2 करोड़ बच्चे पहली से 10वीं तक हैं और केंद्र सरकार के अनुसार इनमें 70% के पास अपनी डिजिटल डिवाइस नहीं है। लगभग 80% बच्चे हमारे ज्वाइन कर लेते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता था, ये जो बच्चे हैं इनके पास सारे संसाधन नहीं है। फ़ोन की कमी है, लैपटॉप की कमियां हैं, ठीक है। ये सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो कभी होता था कि पापा के पास फ़ोन है, कभी भाई के पास फ़ोन है, तो टाइम इन लोगों को फ़ोन के साथ रहना या नोट्स जो हम लोगों को प्रोवाइड कराते थे, तो वो सब करने में इन लोगों को बोलती थी रात में, और फिर सवेरे वो फ़ोन चला जाता था। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे अफेक्टेड हो जाते हैं।
राज्य सरकार मान रही है कि गरीबी के कारण बिहार में बच्चे कोरोना काल में सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। बिहार में जो गरीबी है या बिहार में जो गरीबी रेखा से नीचे के जितने लोग रहते हैं, उस हिसाब से डिजिटल डिवाइड यहाँ पे ज़्यादा दिखता है और खास के ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब मजदूर के परिवार हैं उसमें डिजिटल डिवाइस का नहीं होना स्वाभाविक ही नहीं है बल्कि लाजमी है। ऑनलाइन एजुकेशन या डिजिटल एजुकेशन ये मजबूरी हो सकती है, ये पसंद नहीं हो सकती। फिलहाल बिहार सरकार को उम्मीद है स्कूल खुलेंगे तो बच्चों की शिकायत दूर होगी। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब बात टोक्यो ओलंपिक की करते हैं, जिसमें भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल के बाद पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। और आपको बताते हैं भारत ने कितने मेडल अपने नाम किए हैं अब तक। मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक जीता है। रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत पदक जीता है। पीवी सिंधु ने महिला एकल बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता है। लवलीना बोरगोहाई ने महिला वेल्टरवेट मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता है और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है।